समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। ज्ञानार्जन के उद्देश्य। इस पाठ को पूरा कर लेने पर आप जान जाएंगे आपदा की परिभाषा एवं प्रकार, आपदा प्रबंधन चक्र, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और इसकी आवश्यक विशेषताएं, सीबीडीएम का दृष्टिकोण और प्रक्रिया, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। आपदा का अर्थ है अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिसमें व्यापक भौतिक क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है। यह वह प्रतिकूल स्थिति है जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यकरण को व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। ये अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटनाएं आमतौर पर बिना किसी चेतावनी के होती है। इनमें से कुछ आपदाएं बहुत कम समय के लिए आती हैं, जैसे भूकंप, और कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो लंबे समय के लिए हो सकती हैं, जैसे कि बाढ़। लेकिन ये आपदाएं जीवन और संपत्ति को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। ये आपदाएं प्राकृतिक, मानव जनित, दुर्घटनावश या लापरवाही से भी घटित होती है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है, करोड़ों रुपए की संपत्ति को हानि पहुंचती है व पर्यावरण का भारी मात्रा में नुकसान होता है। इन आपदाओं की भयानकता का अनुमान हम इस तथ्य से लगा सकते हैं कि पिछले 2 दशकों के दौरान ही बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि घटनाओं में लाखों लोगों की मौत हो गई है। आपदा के प्रकार। आपदाओं के मुख्यतः 2 प्रकार हैं: प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जो आपदाएं प्राकृतिक कारणों से आती हैं और जिनमें मनुष्य का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें प्राकृतिक आपदा कहा जाता है, जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि। इसके अतिरिक्त सुनामी, ज्वालामुखीय विस्फोट और जंगल की आग भी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत शामिल हैं। इन आपदाओं के कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है। मानव निर्मित आपदाएं जो आपदाएं मनुष्य की लापरवाही या मानवीय गतिविधियों के कारण आती हैं, तो उन्हें मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। इन आपदाओं में पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण, विमान दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, आग, बम विस्फोट, आतंकवादी हमले, परमाणु और रासायनिक दुर्घटनाएं इत्यादि शामिल हैं। भारत में हुई सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित आपदा का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें आपदा आने की चेतावनी से लेकर पश्चात पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं भविष्य के लिए आपदा रोकथाम एवं बचाव इत्यादि कृत्यों तक विस्तारित है। आपदा प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं: आने वाली आपदा से संभावित नुकसान को कम करना, पीड़ितों को शीघ्र सहायता पहुंचाना और उचित सहायता का आश्वासन देना, कम से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का पुनर्वास करना एवं स्थिति में सुधार करना। आपदा प्रबंधन प्रक्रिया 3 चरणों में विभाजित है। आपदा से पहले सर्वप्रथम आने वाली आपदा की पूर्व सूचना जल्द से जल्द लोगों तक भेजी जाए। यह सूचना टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, अखबार या अन्य किसी माध्यम से भेजी जा सकती है ताकि जनहानि कम से कम हो। आपदा के दौरान आपदा के घटित होते ही
इसकी सूचना तुरंत सभी संबंधित विभागों तक भेजी जाए। आपातकालीन स्थिति में आपदा से निपटने के पर्याप्त साधनों का भंडारण करना। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाना, जैसे भोजन, पानी, दवाइयां, कपड़े, कंबल आदि। आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्र का पुनर्निर्माण एवं विस्थापितों का पुनर्वास करना। आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों को आपदा प्रबंधन चक्र कहते हैं। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। गंभीरता कम करना। इससे तात्पर्य है आपदा से होने वाली जान माल की हानि कम करना, जिसके लिए यह जानना जरूरी है कि ये घटनाएं कहीं भी, किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर घटित हो सकती हैं, और यदि हम इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हुए तो परिणाम अत्यंत भयंकर हो सकते हैं। तैयारी। इसमें आपदा के समय उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही योजनाएं बनाई जाती हैं। ये योजनाएं लोगों की आपदा के समय तैयार होने में मदद करती है। इसमें भोजन और पानी का भंडारण, स्वयं सेवकों को एकत्रित करना व उनकी छटनी करना शामिल है। प्रतिक्रिया। यह आपदा प्रबंधन चक्र का प्रमुख घटक है। इसमें किसी भी आपात स्थिति के दौरान या तत्काल बाद में की गई कार्यवाही शामिल है, जिसमें प्रथम प्रयास लोगों का जीवन बचाना व संपत्ति के नुकसान को रोकना है। दूसरा प्रयास आपदा से निपटने के लिए पहले से तैयार की गई योजनाओं को प्रयोग में लाना है। रिकवरी। इस प्रक्रिया में आपदा के दौरान होने वाले नुकसान की रिकवरी की जाती है और प्रभावित समुदाय के लोगों को आपदा से पहले वाली स्थितियां बेहतर स्थिति में वापस लाने का प्रयास किया जाता है। आपदा से प्रभावित जो लोग जोखिम में हैं, उनको जोखिम से निकाला जाता है। आपदा के दौरान होने वाले खतरों की प्रकृति को समझना, ताकि भविष्य में होने वाली ऐसी आपदाओं का सामना किया जा सके। आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाए। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन CBDM। पिछले कुछ वर्षों से समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन आपदा की संभावना वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया है। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन से स्थानीय उपायों से समुदाय को प्रमुख केंद्र बनाया जाता है। इसके तहत लोगों को संसाधनों और बुनियादी सामाजिक सेवाओं पर नियंत्रण दिया जाता है, जिससे लोगों की आपदाओं के समय उपयुक्त कदम उठाने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के अनेक लाभ हैं, जैसे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण से स्थानीय समुदाय को अपने पहले के अनुभवों के आधार पर अपनी स्थानीय स्थिति के मूल्यांकन के अवसर मिलते हैं। इसके तहत स्थानीय समुदाय योजनाएं बनाने और फैसले करने में न सिर्फ भागीदारी करते हैं, बल्कि उनको लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जाती है व आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य हैं: समुदाय को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक करना, ताकि आपदा के समय प्राथमिक उपाय किए जा सकें, कमजोर वर्गों की कमजोरियों को कम करने और जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान और क्षति को रोकने या कम करने के लिए क्षमता बढ़ाना, मानव पीड़ा को कम करना और जल्दी उबरना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समुदाय के लोगों की सहायता से आपदा प्रबंधन करना एवं आपदा से उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करना।
आपदा के दौरान लोगों को भौतिक सुरक्षा, संसाधनों तक पहुंच एवं जोखिम कम करने से संबंधित निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, ताकि आपदा के समय लोग आपस में मिलकर सावधानी पूर्वक आपदा का सामना करें, जिससे आपदा के कारण होने वाली हानि से लोगों को बचाया जा सके। आपदा प्रबंधन के लिए यह एक ऐसी कोशिश है जिसमें समुदाय धुरी के रूप में कार्य करता है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं। समुदाय का चयन, चयनित समुदाय को समझना एवं उनसे घनिष्ठ संबंध बनाना, सहभागी सामुदायिक जोखिम मूल्यांकन करना, सहभागी कार्य योजना बनाना, समुदाय के नेतृत्व में योजनाओं का कार्यान्वयन करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की सहभागी निगरानी एवं मूल्यांकन करना, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन एवं पंचायती राज संस्थाएं। प्रायः गांवों में कई प्रकार की दुर्घटनाएं या आपदाएं आती रहती हैं। इन आपदाओं के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। मरने वालों से कहीं ज्यादा लोग घायल और बीमार भी हो जाते हैं। इन पर काबू पाने के लिए प्रशासनिक तंत्र एवं पुलिस के पहुंचने से पहले ही काफी जन धन की हानि हो जाती है। इस स्थिति में पंचायती राज संस्थाएं आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन संस्थाओं के प्रतिनिधि गांव के लोगों को सामुदायिक रूप से आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक कर सकते हैं। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासन का आधार है। ये संस्थाएं आपदा के समय स्थानीय विकास की योजना बना सकती हैं, जिसमें लोगों को पुनर्वास मिले तथा आपदा के दौरान जिस संपत्ति का विनाश हुआ है उसको फिर से पुनर्निर्मित किया जाए। अतः सभी राज्य विभिन्न प्रकार की रणनीतियों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को आपदा प्रबंधन की रणनीति के बारे में सशक्त करें, ताकि ये संस्थाएं आपदा के समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को विकासात्मक संस्थाओं का दर्जा देकर उन्हें संपूर्ण रूप से स्थानीय लोकतंत्र की धुरी बनाया है। आपदा प्रबंधन भी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य प्रबंधन का हिस्सा है। इसमें पंचायत की 3 तरह की भूमिका हो सकती है। आपदा की संभावना से पूर्व सतर्कता, आपदा के दौरान, आपदा के बाद। आपदा से पहले सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की संभावित आपदाओं का पता लगाए व सूची बनाए। इसके बाद उन आपदाओं से संभावित विभाग व बचाव दलों के पते, फोन नंबर, सूचना सूत्र व अन्य संपर्कों को ग्रामीण क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर लिखवाया व चिपकाया जाए। समय समय पर पंचायतें अपने क्षेत्र में संभावित आपदा के जानकारी या गैर सरकारी संगठनों व अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को बुलाकर उस आपदा से सजग रहने या बचने के उपायों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर सकती है। जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पंचायत अपने आसपास की ऊंची जगहों की पहचान कर सकती है, जहां बाढ़ के समय रहा जा सके। आपदा प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना व आपदा प्रबंधन योजना बनाना व उसे लागू करना। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र, राज्य व जिला स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के सदस्य आपदा राहत कार्यदल के रूप में काम करते हैं, जिससे संपर्क साधकर अपने क्षेत्र की संभावित आपदा से निपटने के बारे में ग्रामीणों में से इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिलवा सकती है, जो आपदा घटित होने पर बचाव कार्य में सहयोग कर सके। आपदा के दौरान
उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से लोगों को आपातकाल स्थिति की सूचनाएं दी जाए, अस्थायी आश्रय के लिए निवास और राहत शिविर लगाए जाए, विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके लोगों को आपात स्थिति से निकालने व राहत पहुंचाने के प्रयास किए जाए। पशु संसाधन विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर पशु चिकित्सा कराई जाए व मृत पशुओं को हटाया जाए। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। आपदा के बाद जिन लोगों का पूरा घर टूट चुका है, उनके लिए स्थायी आवास का निर्माण पूरा होने तक अस्थायी आश्रयों का प्रावधान करना, जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, उन सभी के लिए न्यूनतम घरेलू उपयोगिता की वस्तुएं प्रदान करना, भोजन, कपड़े, पेयजल और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, सड़क, परिवहन, बिजली और संचार के साधनों की बहाली करना, कृषि की प्रक्रिया आरंभ करने में बीज, उर्वरक व अन्य साधनों के वितरण की व्यवस्था करना, मृतकों के लिए अनुदान राशि का वितरण और नुकसान हेतु मुआवजे की व्यवस्था करना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन केस स्टडी। The eastern coast of India is highly vulnerable to natural disasters. Empowering communities to protect themselves in disaster situations is essential. Community-based disaster risk management, or CBDRM, is a powerful tool that mobilizes and trains communities to respond to disaster situations effectively. A CBDRM program is being undertaken in 561 coastal communities in Tamil Nadu as part of the World Bank supported Coastal Disaster Risk Reduction Project (CDRRP). The CBDRM program starts with hazard, risk and vulnerability assessments using participatory rural appraisal tools. Village disaster risk management plans (VDRMPs) are created that map the most vulnerable communities, exposure to risk, actions to be taken and the responsible agencies. A hardbound copy of the VDRMP is kept at all panchayat offices. Community mobilization and capacity building activities on disaster risk and preparedness are carried out at village level. Village disaster management committees (VDMCs) are formed with representation from vulnerable groups, self-help groups, school teachers and others. Task forces for early warning, evacuation, search and rescue, first aid, shelter management are formed. Mock drills are conducted periodically to help communities to prepare for disasters and post-disaster operations. காத்து மழை புயல் வந்தாக்கா அலௌன்ஸ் பண்ண உடனே நாங்கள் எல்லாரையுமே கூட்டிக்கிட்டு எல்லாரும் ஓடிடுவாங்க. நாங்கள் இந்த மேடான பகுதியில் உள்ள இந்த கட்டடத்தில் கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஓடிடும்போது ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை, ஏதோ அடிபட்டுருச்சு, கால்லையோ கையிலையோ அடிபட்டுட்டா, கழுத்தில் அடிபட்டவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே உதவி பண்ணுவோம். A Safe School initiative in all government schools in the coastal areas imparts training in first aid, swimming and evacuation. Development of disaster risk education curriculum for school textbooks is also part of this program. The various task forces and VDMCs are informing communities of the early warning system, the evacuation shelters, their locations, usage and functions. Evacuation shelter maintenance and management committees are being formed for the upkeep and running of shelters. Specialized agencies are imparting training for emergency response. Volunteers thus trained would play an important role during emergency situations. நாங்க வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்கோம். எங்க கிராமத்துல வந்து நிறைய பேர் பண்ணிருக்கோம். அடிப்பட்டெல்லாம் நிறைய பேருக்கு உதவி பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து இது உலக வங்கியில வந்து எங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்றதுக்கு இது பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். The CBDRM program is hosted by the Rural Development and Panchayati Raj Department and is being implemented by the State Institution of Rural Development (SIRD). SIRD has in place a team comprising 12 district project officers, 25 block coordinators, 57 village level facilitators to implement CBDRM activities across about 561 coastal community habitations in 45 blocks of 12 coastal districts of Tamil Nadu. CBDRM is a process through which the entire society within each habitation is being prepared to face the disasters, and it will reap huge benefits in the future, as we will see.
जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आज की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप की वजह से भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्य जोरों पर है। लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बहुत से लोग मारे गए होंगे। अभी पता नहीं, पर क्या तुझे पता है जब भूकंप आए तो कैसे बचा जाना चाहिए? क्या तुझे पता है? हमारे जिले की आपदा प्रबंधन समिति की अधिकारी आज गांव में आई हुई हैं। उन्हें बुला ला, वही तुम लोगों को अच्छी तरह समझाएंगी कि कैसे भूकंप से बचा जाए। जी मुखिया जी, इन विपदाओं के बारे में उनको क्या मालूम है? अरे बेवकूफ, ये जिला आपदा अधिकारी ही तो इन प्राकृतिक विपदाओं से हमें बचाने के लिए जिला अधिकारी के साथ मिलकर काम करते हैं, समझा? नमस्कार जी। नमस्कार। रेखा जी, हमारे गांव के लोगों को पता नहीं है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। चलिए मैं बताती हूँ। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक फिल्म दिखाती हूँ। फिल्म देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। चलिए। भवन बनाते समय आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन करना चाहिए। और हाँ, जब भवन निर्माण के बारे में सोचें तो सबसे पहले रजिस्टर्ड इंजीनियर और आर्किटेक्ट से जरूर सलाह मशविरा कर लेना चाहिए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि भवन के संरचनात्मक ढांचे में कोई कमी तो नहीं है। भूकंप आने पर सबसे पहले किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। उसके नीचे घुसते ही उसको मजबूती से पकड़कर तब तक वहीं बैठा रहना चाहिए जब तक कि भूकंप रुक नहीं जाए। ऐसी स्थिति में कभी भी चिल्लाना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र के साथ आराम से सीढ़ियों से उतरकर खुले मैदान में पहुंचना चाहिए। अगर आप शहर में हैं तो भूकंप आने पर भूलकर भी लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर सोते समय आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो सबसे पहले सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए और तकिए को सिर पर रखे हुए ही घर के मजबूत हिस्से में चले जाना चाहिए। और हाँ, बालकनी या छज्जे पर कभी नहीं जाएं। साथ ही पलंग के ऊपर, दीवारों पर कोई भारी चीज जैसे पेंटिंग वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर सड़क पर चलते समय भूकंप आता है तो सबसे पहले इमारतों, बिजली के खंभों तथा पेड़ों से दूर हो जाना चाहिए तथा आराम और शांति के साथ खुली जगह में पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय भूकंप आ जाए तो तुरंत ही गाड़ी को बगल में रोक लेना चाहिए, फिर उससे बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। और हाँ, भूकंप रुकने के बाद कभी भी फ्लाईओवर और पुल पर नहीं चढ़ना चाहिए जब तक कि स्थानीय प्रशासन उनको सुरक्षित घोषित न कर दे। भूकंप रुकने के बाद इमारत का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं दरारें तो नहीं पड़ी हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आया कि भूकंप जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जाए। लगता तो है कि इनकी समझ में आ गया होगा। जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अरे हरी राम नहीं दिख रहा, कहाँ गया वो? अरे मुखिया जी, वो गांव से बाहर गया हुआ है, 2-4 दिन में आ जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। अरे मानसून आने वाला है और तेज बारिश के कारण बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जी हाँ, बाढ़ से हम सब कभी न कभी तो परेशान हुए ही हैं। हाँ, इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसकी थोड़ी भी जानकारी हमको होगी तो हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुझे मालूम है ये बाढ़ किन कारणों से आती है? अब ये तो पता नहीं मुखिया जी, ये तो कहीं भी आ जाती है, गंगा में, नहरों में और तो और शहरों में भी।
बम्बई की बाढ़ को तो मैंने टीवी पर देखा था। हाँ। अरे कालू, तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है बेटा? बाढ़ तो बाढ़ है, हमें उससे बचने का रास्ता जानना है। हाँ, क्यों ना हम गांव में आए हुए प्रबंधन समिति के अधिकारी शर्मा जी को यहाँ बुला लें। अरे हाँ, ये तू ठीक कर रहा है। जा उनको बुला कर ला। जी हाँ। नमस्ते। नमस्कार। मैं आप लोग के पास ही आ रहा था। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बारिश के मौसम में ही सबसे ज्यादा बाढ़ के आने का खतरा होता है। इसीलिए हमें अपने बचाव के रास्ते को पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। मैं आप लोग को एक फिल्म दिखाना चाहता हूँ। चलिए। अरे हाँ चलिए, वहाँ सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए चलिए। चलिए। हर साल हमारा देश बाढ़ से प्रभावित होता है। हर साल लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा रहता है। बाढ़ आने की स्थिति में कभी भी नहर या नदी के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि बाढ़ का पानी अगर कम भी हो गया हो तब भी उससे बचना चाहिए। जब बाढ़ आई हो तो पानी में कभी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि उसमें ये नहीं पता चलता कि पानी कितना गहरा है। यदि बाढ़ का पानी घर में घुस जाता है या फिर घर के आसपास भरा हुआ है, ऐसे हालात में कभी भी घर के आसपास नहीं रहना चाहिए या घर में नहीं घुसना चाहिए। हमें स्थानीय प्रशासन द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और हाँ, अपने साथ पहले से तैयार की गई जीवन रक्षक किट को ले जाना न भूलें। बाढ़ के दौरान केवल ताज़ा भोजन खाएं और उबला हुआ पानी ही पिएं। अगर तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत ही अपना इलाज करवाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना और चेतावनी पर ही विश्वास करें और उनके सुझाव को ही मानें। अफवाहों से हमेशा दूर रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत ही किसी मकान या इमारत के अंदर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो बिजली के तारों और खंभों से दूर सड़क पर सिर पर हाथ रख के मुंह को घुटने के बीच में छिपाकर बैठ जाना चाहिए। कम ऊंचाई वाले मकान बनाते समय ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने अपने राज्य के नियमों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का पालन किया है या नहीं। घर के भीतर घुसे हुए पानी को बाहर निकालने के लिए वाटर पंप का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पानी जल्दी से बाहर निकल जाए और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बाढ़ के बाद जब आप घर में घुसते हैं तो सबसे पहले बिजली के तारों, मीटर और गैस सिलेंडर की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए और ये जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं शॉर्ट सर्किट का खतरा तो नहीं है। घर के अंदर जाने से पहले दरवाजों, दीवारों, छत और खिड़कियों की ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए ताकि इमारत की मजबूती का पता चल सके। बाढ़ के जमा हुए पानी में दवा डालनी चाहिए। अगर आपको सीवर कहीं से भी टूटा दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी ठीक करके उससे फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। तो आया समझ में? जी हाँ, बहुत कुछ समझ में आया कि बाढ़ से कैसे निपटना चाहिए। मैं तो आज ही अपने घर की मरम्मत करवाऊंगी। अरे चलो, कुछ तो समझ में आया। हाँ, एक बात और, बाढ़ के दौरान स्थानीय अधिकारियों की राहत सामग्री बांटने में मदद करनी चाहिए। हाँ, घर छोड़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े और कीमती सामानों को पलंग पर और अलमारी पर ठीक से रखा है नहीं। उसके बाद ही घर में ताला लगाकर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ। जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? आदाब। आदाब। आइए तशरीफ रखिए। और सलमा, क्या हाल है? बस ठीक है दीदी। अब कैसा है? जी ठीक है। आप आके दफ्तर में काम करती है ना,
तो बताइए ना, आग से होने वाली दुर्घटनाओं से हम कैसे काबू पा सकते हैं? हाँ, आज मैं यही बताने के लिए आई थी और साथ में मैं आप लोग को एक फिल्म भी दिखाऊंगी। सीडी मुझे दीजिए, मैं चला देता हूँ। पटाखे आग लगने का मुख्य कारण होते हैं, इसलिए इनको खुले मैदान में या छत के ऊपर ही चलाना चाहिए। जलते हुए पटाखों को दूर से ही देखना चाहिए, वरना उनके पास खड़े होने से आग लगने की काफी संभावना रहती है। जब भी आप व्यस्त हो तब इस्तेमाल नहीं हो रहे बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इससे आग लगने का खतरा रहता है। अगर दुर्भाग्यवश आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो तुरंत ही जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए, इससे आग जल्दी बुझती है। यदि आप कहीं ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां आग लगी हुई है तो तुरंत ही अपने मुंह और नाक को रुमाल या किसी दूसरे कपड़े से ढक लेना चाहिए। ऐसे हालात में हमेशा जमीन पर बैठकर चलते हुए इमारत से बाहर निकलना चाहिए। रसोई का काम खत्म होने के बाद गैस के चूल्हे को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए और साथ ही सिलेंडर के रेगुलेटर को भी बंद करना नहीं भूलें। इससे गैस के रिसाव की संभावना खत्म हो जाती है। जलने के कारण व्यक्ति को बहुत जलन होती है। इसको कम करने के लिए जले हुए अंग को पानी से धोएं। और हाँ, अगर जलने से घाव हो गया है तो मरीज को तुरंत ही अस्पताल में ले जाना चाहिए। घाव को पानी से कभी नहीं धोना चाहिए। यदि हाथ की उंगली और अंगूठा जल गया है तो उन पर सूखी और नहीं चिपकने वाली पट्टी लगा देनी चाहिए, जिससे कि उंगली और अंगूठा आपस में चिपक ना पाएं। ये आग लगने की दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है। इसीलिए आग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बिजली की तारों की मरम्मत जरूरी है। फायर फाइटिंग यानी अग्निशमन उपकरण को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से आप उसे आसानी से हासिल कर सके। इससे आग को फैलने से रोका जा सकता है। देखा आप लोगों ने, आग लगने की दुर्घटनाएं हमारी ही भूल के कारण होती हैं और आपको चाहिए कि स्थानीय फायर अधिकारी के साथ मिलकर आप लोग एक ऐसी योजना बनाएं जिसके जरिए आग लगने की स्थिति में आप लोग ठीक तरह से घर के बाहर आ सकें। ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन अगर कहीं ऐसी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले 101 नंबर पे फोन करके अपने स्थानीय फायर अधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए। आप लोग तो समझ गए, लेकिन क्या आप अपने आस पड़ोस में रहने वाले और लोगों को भी ये सब बताएंगे? जन सहयोग जगाना है, सही जानकारी का उपयोग करें। आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है, अनेकों बहुमूल्य जानें बचाई जा सकती हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? यहाँ का मौसम कितना अच्छा होता है। भाई मेरा तो एक दिन भी शहर जाने का मन नहीं करता। मेरा भी हरिराम। बताओ इनको, ऐसा नहीं है कि केवल समुद्र के किनारे पर ही प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, या फिर नदी के किनारे पर ही बाढ़ आती है। यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। इन पहाड़ों में सबसे बड़ी प्राकृतिक विपदा है इन पत्थरों का गिरना, जिसे हम भूस्खलन या फिर जमीन का फिसलना भी कहते हैं। जी, ये तो समझ में आ गया कि हर जगह की अपनी अपनी प्राकृतिक आपदा हो, मगर इन पहाड़ों से पत्थरों का गिरना रोका कैसे जाए? आज मैं जिला आपदा प्रबंधन समिति के दफ्तर गया था, वहाँ से तुम्हारे लिए एक फिल्म लाया हूँ, जिसे देखकर भूस्खलन से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है। हाँ, हम इन पहाड़ों से पत्थरों को गिरने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अपना बचाव कर सकते हैं। वो कैसे मुखिया जी? चलो इस फिल्म में ही देख लेते हैं।
भूस्खलन से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि बारिश के पानी का निकास पहाड़ों पर ठीक तरह से होता रहे। इसके लिए बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही पानी के निकलने का रास्ता बना देना चाहिए। ये जरूरी है कि नालियों नालों में कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकें। निकास रास्ते में कूड़ा आने से पानी रुक जाता है और इस कारण पत्थर गिरने की आशंका बढ़ जाती है। भूस्खलन रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए या उनकी कटाई रोकनी चाहिए। पेड़ पानी के साथ होने वाले मिट्टी के बहाव को रोकते हैं, जिससे भूस्खलन होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप पहाड़ों पर हैं तो सबसे पहले आसपास की जगह को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, जिससे कि भूस्खलन की स्थिति में वहां से निकलने में आसानी हो और चेतावनी मिलते ही आपको इससे बचने के लिए ऊपरी इलाकों की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके आसपास के पहाड़ों में कुछ बदलाव दिखाई दे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये किसी आने वाले बड़े संभावित खतरे का निशान है। इन्हें समझकर अपना बचाव कर लेना चाहिए। किसी भी ऐसी आवाज को सुनकर सावधान हो जाना चाहिए जो पत्थरों के गिरने की आवाज हो। अगर नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाए या ज्यादा मटमैला पानी अचानक आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी बड़े भूस्खलन का संकेत है। ऐसे हालात में सुरक्षित जगह तलाश कर वहां पहुंचना चाहिए। यदि कहीं आप ऐसी जगह पर हों जहां भूस्खलन हो रहा है तो तुरंत वहां से हट जाएं और ध्यान रखें कि भूस्खलन के कारण वहां की जमीन दलदली हो जाती है, इसलिए वहां पर सावधानी जरूर बरतें। भूस्खलन के बाद भी अपने आप को उस जगह से दूर रखें जहां भूस्खलन हुआ है। आपात स्थिति की जानकारी के लिए रेडियो टीवी पर ही खबरों को सुनना चाहिए और कभी भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? अब तो सबको पता चल गया कि भूस्खलन से कैसे बचना चाहिए। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना कि यह कार्य किसी ट्रेंड व्यक्ति की देखरेख में ही होना चाहिए। जी, ये तो समझ में आ गया कि चाहे पहाड़ों पर रहो या पहाड़ों पर घूमने आओ, भूस्खलन तो खतरा है ही। इसके लिए हमें पहाड़ों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हम लोगों को पहाड़ों के पर्यावरण को संतुलित रखना होगा। बिल्कुल ठीक। क्यों, आप लोगों को भी समझ आया कि नहीं? सारांश। आइए इकाई का सारांश देखें।